नमस्कार डियर मित्रों। कंपनी की अकाउंटिंग हमने स्टार्ट कर दी थी और कंपनी की अकाउंटिंग में लास्ट क्लास में हमने ओवरव्यू में बात करी थी कि कंपनी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, कंपनी के टाइप्स क्या क्या हैं, किस किस टाइप की कंपनी जो है वो फॉर्म की जा सकती है, जिसमें हमने पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी की बात करी थी, वन पर्सन कंपनी की बात की थी। इसके अलावा भी हमने बात करी थी कि कुछ कंपनी जो है वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है, कुछ नॉन गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, ये सारी बातें हमने कर ली थी। जितनी भी बातें मैंने अभी अभी आपको कही है, अगर किसी से रिलेटेड कोई भी आपके मन में शंका है, डाउट है, ठीक है, तो उसका समाधान आपको मिलेगा पिछली क्लास पे। तो पहले जो है लास्ट क्लास जो है वो ज़रूर आप कवर करें ये वाली क्लास देखने से पहले, ठीक है। और जिन्होंने लास्ट क्लास देख ली है, कवर कर ली है, ठीक है, तो उनको हम लेके चलते हैं आगे के सफ़र में। कंपनी के नाम की जो ट्रेन हमने स्टार्ट करी थी, उसी ट्रेन का जो नेक्स्ट स्टेशन है उसका नाम है शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी की शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल से पहले हमें समझना होगा कि शेयर क्या होता है। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी कि कंपनी के केस में क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो छोटा छोटा जिसके जेब में जितना पैसा होगा, जिसकी जितनी हैसियत होगी, उसके अकॉर्डिंग सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। सम टाइम हैसियत ज़्यादा होती है लेकिन मन थोड़ा कम रहता है, तो ठीक है, जैसी आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धा भाव से सबने क्या किया, थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया। अब कंट्रीब्यूशन में सर ऐसे हो सकता है क्या कि मैं 3,333.35 जो है इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कंपनी में जो पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, कंपनी क्या करती है, मान लीजिए कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। कंपनी ने उसको डिवाइड किया 100 से, तो कितने टुकड़े हो गए, 1000। ऐसे मान लीजिए एक पत्थर है, 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, उसके ऊपर एक हथौड़ा मारा गया, ठीक है, हथौड़ा मारा गया तो सेम पीसेज में वो पत्थर जो है वो टूट गया और कितने पीस हुए, 1000। तो एक पीस की वैल्यू कितनी हो गई है, 100 रुपीज़ हो गई है। तो 100 रुपए का एक एक पीस हो गया है। लोग आए, जिसके जेब में जितना पैसा था उतने उतने पीस उन्होंने खरीद लिए। आ रही बात समझ में। तो कंपनी की जो सिचुएशन वो है कंपनी के पास 1000 शेयर्स हैं। शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा, एक हिस्सा, ठीक है। 1000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। क्या है एक शेयर की फेस वैल्यू, 100 रुपीज। तो यहाँ पे शेयर्स है हमारे पास 1000 नंबर ऑफ शेयर्स, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। तो कंपनी के जो कैपिटल जो होती है, या कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट होता है बाई प्रोप्राइटर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। तो जिसको जितना जितना इन्वेस्टमेंट करना हो उतने उतने शेयर्स खरीद लीजिए ना। अब आप कह रहे हैं कि सर 500 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, क्या करें, 5 शेयर खरीद ले बेटा। कितने शेयर परचेज कर ले, 5 शेयर, तेरे 500 रुपये जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब शेयर की बात करते हैं हम। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्वल यूनिट। जो कंपनी की कैपिटल है वो सेम 100 रुपीज की यूनिट्स में डिवाइडेड है। ईच यूनिट इज कॉल्ड एज शेयर। इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे, शेयर, हिस्सा। जैसे मैंने कहा ना, एक पत्थर है 1 लाख रुपीज की उसकी वैल्यू है, उसको फोड़ा, एक टुकड़ा जो है, ईच सिंगल यूनिट, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक शेयर हो गया। देर आर 2 काइंड ऑफ शेयर अ कंपनी कैन इश्यू। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है, आप में से कोई बंदा है वो बोल रहा है कि सर धंधे में पैसा तो लगाना है, आपका आइडिया मस्त लगा, बट रिस्क नहीं लेनी है, रिस्क नहीं लेनी है। लाइफ में ऑलरेडी बहुत रिस्क है, थोड़ी सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई अगर रिस्क नहीं लेनी है तो एक काम कर ले। अब चांसेस तो ये है कि हम ऑन एन एवरेज ये है कि 15 रुपये का डिविडेंड मिलने के चांसेस हैं। मतलब 100 रुपये का एक शेयर है ना, तो एक शेयर के ऊपर जो प्रॉफिट जो बनने के चांसेस है वो कितने हैं, 15। अब मैं भी ये बात जानता हूँ कि भाई इसको तो मैंने अगर गारंटी दे दी तो ये तो बोलेगा कि मेरे को रिस्क नहीं लेनी, मेरे को तो फिक्स 15 रुपये आप दे देना। किसी साल अगर 15 रुपये से ज़्यादा भी जाए तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, कम भी हो तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे फिक्स में चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, कंपनी जो है भाई 15 तो हमें चांसेस लग रहे हैं, हम गारंटी तो जो है ना वो दे सकते हैं 9 रुपये की। कितने की दे सकते हैं, 9 रुपये की हम गारंटी दे सकते हैं। तो हमने क्या कहा, 9 रुपये पक्के हैं आपके, ठीक है। तो इसने कहा चलो कोई बात नहीं, कम खा लूँगा,
लेकिन सुकून से खाऊंगा। किसी साल कंपनी को लॉस भी हो गया या फिर प्रॉफिट कम भी हो गया तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे खाते में 9 रुपये जो है वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। दूसरा शेयर होल्डर है, वो बोल रहा है कि नहीं, हम तो कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, आपके कंपनी अगर 20 रुपये प्रॉफिट कमाएगी तो 20 लेंगे, 25 कमाएगी तो 25 लेंगे, 2 रुपये कमाएगी तो 2 रुपये में भी संतुष्टि लेंगे। ये होते हैं रिस्क टेकर। कहते हैं ना कि रिस्क जितनी बड़ी प्रॉफिट उतना बड़ा। तो देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। ठीक है। और आप भी कभी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करें तो आप में से कईयों में जोश आ रहा होगा कि नहीं सर मैं तो रिस्क टेकर बनूंगा, दबा के रिस्क लूंगा। नहीं, इन्वेस्टमेंट जो है ना वो थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कुछ पैसा आपने बिना रिस्क के लगा दिया, कुछ पैसा आपने रिस्क भी ले लिया थोड़े पैसे के ऊपर। ठीक है। सारे पैसे के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहिए, कब क्या हो जाए मार्केट के साथ पता नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। जिस इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम है और डिविडेंड की रेट, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है। तो जिसमें प्रॉफिट का जो शेयर है वो फिक्स होता है, ठीक है, नॉर्मली कम होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर। क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। और दूसरे टाइप के जो शेयर्स हैं उनको हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो शेयर्स जो है ना वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है। टू काइंड ऑफ शेयर्स। तो टू काइंड ऑफ शेयर्स में पहला क्या हो गया आपका, प्रेफरेंस शेयर, और सेकंड टाइप के आपके शेयर हो गए इक्विटी शेयर। अब बात सुनते हैं अपन, समझते हैं कि ये प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली क्या होते हैं। शेयर्स विच कैरी द फॉलोइंग टू प्रेफरेंशियल राइट। ऐसे शेयर्स जिसके पास दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। देखिए, इनकी डिविडेंड की रेट तो फिक्स हो गई है कि फिक्स रेट से इनको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, इनको कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ के साथ दो कंडीशंस यहाँ पे और है। पहली कंडीशन, प्रेफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड ए फिक्स रेट। एक फिक्स रेट से इनको डिविडेंड मिलेगा और पहले मिलेगा, किससे पहले मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर से। प्रेफरेंस का मतलब क्या है, प्राथमिकता, पहले आप। तो पहले आप इनको दो बार कहा जाता है। एक बार कब कहा जाता है, जब बात आती है प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जो लाइन लगती है शेयर होल्डर्स की कि हमने भी पैसा लगाया था, हमें भी प्रॉफिट मिलेगा, चलिए लेके आते हैं, तो उस लाइन में आगे आगे कौन लगते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आगे लगते हैं, उसके बाद आते हैं आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो पहला राइट तो ये हो गया। दूसरा राइट, देखिए कहना नहीं चाहिए ऐसा, बट प्रैक्टिकली ये सिचुएशन पॉसिबल है और ऐसा हो भी सकता है। और सिचुएशन सीधी सी है कि कुछ विपरीत परिस्थिति आ जाए और कंपनी आपको बंद करनी पड़ जाए। तो अपोजिट जब सिचुएशन आ जाती है, कंपनी जब बंद हो जाती है, जिसने जितना जितना पैसा लगाया, हर कोई अपना पैसा जो है कंपनी से लेने आएगा और लेके निकल लेगा। तो जब पैसा लेने सब लोग आते हैं तो उस सिचुएशन में भी जब वो लाइन बनती है तो उस लाइन में भी इक्विटी शेयर के आगे कौन खड़े होते हैं, प्रेफरेंस शेयर। तो अपोजिट सिचुएशन आ गई तो जहाज से सबसे पहले, जहाज डूबने वाला होगा तो पहले कौन निकलेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बाद में कौन निकलेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स। रिस्क ली थी ना आपने, बैठे रहो लास्ट में निकलना। ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो राइट मिल गए हैं। प्रॉफिट का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो भी लाइन में पहले लगेंगे, प्रेफरेंशियल राइट होगा। दूसरी बात, कंपनी का जब वाइंड अप हो रहा हो या फिर लिक्विडेशन हो रहा हो तो उस सिचुएशन में भी जो पहले पेमेंट होगा वो किसका होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होगा। डन, क्लियर है। अब प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं कि सर प्रेफरेंस शेयर्स की भी कुछ कैटेगरी होती है क्या, बिल्कुल होती है। जब भी आप किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदें, ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर खरीदते टाइम पे देखो कुछ लोग जो होते हैं ना उनके दिमाग में असमंजस होता है। मतलब वो क्लियर डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यार प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए, रिस्क भी बहुत ज़्यादा नहीं ले सकता। तो वहाँ पे कुछ वेरिएंट होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के जो आप चूज कर सकते हैं। तो जब भी आप कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स आप परचेज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप चेक करें कि कौन सा वेरिएंट आपको मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अपन क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब ये समझिए आप क्या है। सर आपने ये तो कह दिया कि ये लोग रिस्क नहीं ले रहे, रिस्क नहीं ले रहे तो क्या हो गया, इनको लॉस में हिस्सा नहीं मिलेगा। बट इनका डिविडेंड का रेट जो है वो 9% है, वो 9% तो मिलेगा ना इनको हमेशा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। सर ऐसी कैसी बात हो गई। 2015 में जो साल था 2015 में डिविडेंड जो बनता है, देखो 100 रुपये का एक प्रेफरेंस शेयर है और कंपनी ने जो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे थे वो कर रखे थे 1000। एक
शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड देना था, 9 रुपए, तो 1000 पे कितने देने थे, 9000 का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना था, और जो प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, वो नेगेटिव था 15000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लाइन में आगे आगे खड़े हो गए कि लाइए प्रॉफिट में हमें शेयर दे दीजिए। अरे कहाँ से दे दे, लॉस पड़ा है, पैसा होना भी तो चाहिए टेबल पे बांटने के लिए, तभी तो मिलेगा। अच्छा, हमने तो रिस्क नहीं ली थी। हाँ, रिस्क नहीं ली थी तो इस लॉस में आपका कोई हिस्सा नहीं है, बट प्रॉफिट जो है अभी नहीं है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पूछ रहे हैं अगली साल आ जाएं लेने। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं कि अगली साल लेने तो आप आओगे, लेकिन अगली साल कौन सी होगी, 2016। तो 2016 का जो डिविडेंड आपका बनता है वो कितना बनता है, 9000। तो अगली साल आप 9000 लेने आना। ये 2015 का जो बकाया है ये मत नहीं मिलेगा आपको। कब होता है ऐसा, जब आपके पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हो। जब आपके पास कौन से प्रेफरेंस शेयर्स हो, नॉन क्यूमुलेटिव, और क्यूमुलेटिव हो तो मिलेगा। तो 2016 में जैसे ही प्रॉफिट आया, 2016 में प्रॉफिट आया मान लो 25,000 का, तो 9 + 9 18 पहले ये चुकाया जाएगा, देन बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन ये पिछले साल का 9 कब दिया जाएगा, जब क्यूमुलेटिव हो। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या, इकट्ठा होता जा रहा है। तो किसी साल अगर कंपनी को लॉस हो रहा हो या फिर प्रॉफिट जो है वो इनफ ना हो, तो उस सिचुएशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर जैसे ही प्रॉफिट होगा, या उससे नेक्स्ट ईयर जैसे ही प्रॉफिट होगा, या उससे नेक्स्ट ईयर जब भी प्रॉफिट होगा, तो पीछे के सालों का जो भी बकाया है वो दिया जाएगा। कब, जब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हो। नॉन क्यूमुलेटिव हो तो नहीं दिया जाएगा। फिर तो सर रिस्क वाली बात हो गई। मान लो मैंने किसी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर खरीदे, फिक्स रेट से मैं डिविडेंड चाहता था, कंपनी कंटिन्यू 3 साल हो गए मेरे को डिविडेंड नहीं दे पा रही है, और मैं एज ए प्रोप्राइटर वहां पे पार्टिसिपेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिस्क नहीं ली, क्योंकि रियल ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर है। तो बात आपकी सही है। तो वहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 में एक प्रोविजन है, अगर किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रेगुलर 3 साल तक डिविडेंड का पेमेंट नहीं होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट इक्विटी शेयर होल्डर बन जाता है। ठीक है भाई, रिस्क तो ले ही रहा है ना, 3 साल से बिना प्रॉफिट के बैठा है, तो उसको भी वोटिंग राइट है। अब वोटिंग राइट क्या होता है, कैसे वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो तो इक्विटी शेयर्स पे अपन जाएंगे तब बात करेंगे। बट यहाँ पे एक मैंने एक्स्ट्रा प्रोविजन आपको बता दिया, सिलेबस का पार्ट नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस यहाँ पे आपको इतना ही समझना है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में क्या डिफरेंस है। तो क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव में इतना सा डिफरेंस है, जो जिसका प्रॉफिट एक्यूमुलेट होता रहता है क्यूमुलेटिव, जिसका एक्यूमुलेट नहीं होगा, जिस साल का प्रॉफिट है उसी साल का मिलेगा, उस साल में नहीं मिल पाया तो भूल जाओ, तो वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। आगे हम बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। आगे आगे लाइन में लग गए, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन था, और आगे आगे लाइन में लग के इनको कितना मिलना था, 9000 मिलना था। 2015 में कितना मिलना था इनको, 9000। कंपनी ने इन प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर एक और कंडीशन लगा रखी थी, और कंडीशन क्या लगा रखी थी कि देखिए कंपनी का प्रॉफिट अगर कंपनी का प्रॉफिट 50,000 क्रॉस कर जाता है, कितना क्रॉस कर जाता है, 50,000 क्रॉस कर जाता है, और मान लो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो आया 60,000। कितना आया, 60,000 का कंपनी ने प्रॉफिट जो है बनाया। अब 60,000 का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, और कंपनी ने क्या कहा था कि हमारा प्रॉफिट अगर 50,000 से एक्सीड कर जाता है तो 9,000 तो आपको मिलेंगे, एक्स्ट्रा 1% 1000 रुपीज आपको और मिलेंगे। इनको कहते हैं हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्या कहते हैं इनको, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इट मीन्स लाइन में आगे आगे आके लगे, और उम्मीद क्या थी कि 100 रुपये पे 9 रुपये हमें मिलने वाले हैं, लेकिन पता चला इनको खबर मिली कि कंपनी ने बहुत तगड़ा वाला प्रॉफिट कमाया है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के तो मजे हो गए, अब थोड़े मजे हमारे भी होने चाहिए। पैसा तो हमारा भी था, रिस्क नहीं ली, कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा देख लो हमारे लिए। ठीक है, तो कंपनी ने पहले ही कंडीशन रख दी कि आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर कंपनी 50,000 से ऊपर का प्रॉफिट अगर कमाती है तो आपको 1% और एक्सीड कर दिया जाएगा। 9 से आपकी जो डिविडेंड की रेट है वो कितनी कर दी जाएगी, 10%। तो इनको कहते हैं पार्टिसिपेटिंग। किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में। ठीक है, और जिनके साथ ऐसी कंडीशन नहीं है कि कंपनी चाहे लाख कमाए, चाहे 5 लाख कमाए, चाहे 70 लाख कमाए, आपको 9% की रेट से ही डिविडेंड मिलेगा, तो उनको हम क्या कहेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये सुख के साथी नहीं है,
ठीक है। सुख के साथी कौन होते हैं? पार्टिसिपेटिंग। ये पार्टिसिपेट करेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तो पार्टी में इनको इनविटेशन मिलेगा, इनको दांत मार के भगा दिया जाएगा कि नहीं आप अपना 9% लो और निकलो बाहर। अब जो एंजॉय करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स। आगे बढ़ते हैं अपन, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब रिडीमेबल और इरिडीमेबल को समझिए। मैंने आज शेयर इशू किए और इशू करते टाइम पे प्रेफरेंस शेयर्स में इशू कर रहा था बेसिकली, और इशू करते टाइम पे मैंने कंडीशन लगा दी थी। कंडीशन क्या लगा दी थी वो भी पूछेंगे, जिनका पैसा मैं ले रहा हूँ, कंपनी हूँ मैं, ठीक है, और मैंने लोगों को शेयर इशू किए कि प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहा हूँ, ले लिए लोगों ने। अब एक क्वेश्चन मेरे से रेज करेंगे, क्वेश्चन उनका बड़ा सिंपल सा है कि सर वापस कब लौटाएंगे आप? हम चाहे जब हमारा पैसा वापस ले सकते हैं ना? ना 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 ना। कंपनी आपके शेयर्स का क्या करेगी? रिडम्पशन करेगी, रिपेमेंट करेगी। मार्केट में तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं अगर पब्लिक कंपनी की प्रेफरेंस शेयर है तो। अगर आप चाहते हैं कि कंपनी से ही आपको वापस पैसा लेना है जो पैसा आपने दिया था, ठीक है, तो वो कब मिलेगा? रिपेमेंट। रिपेमेंट को हम क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। आज मैंने सोनू को 10 रुपये उधार दिए और सोनू ने कहा सर हर साल जो है ना आपको 2 रुपये ब्याज का मिल जाएगा। 5 साल हो गए, हर साल मुझे 2 रुपये ब्याज का दे देता है। मैं कह रहा हूँ मेरे 10 रुपये वापस दे दे, मुझे आगे नहीं चलाने। मोनू को दूंगा, मोनू 5 रुपये दे रहा है ब्याज के। सोनू बोल रहा है ना मुझे पता है, आप वाले पैसे मैं मोनू को दूंगा और वहाँ से 5 रुपये लेके आपको कितने रुपये दूंगा? 2 रुपये। तो मेरे साथ तो गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है मेरे साथ। मेरा पैसा वापस नहीं दे रहा है, ब्याज दे रहा है। कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला भाई आपने इसको उधार दे रखा है, जब तक मर्जी है तब तक ये रखिएगा, ब्याज आपको टाइम टाइम दे रहा है, अगर नहीं दे रहा तो वो हमें बताओ, उस केस में हम आपको दिलवा देंगे। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 में चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया और वहाँ पे कहा गया कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन जो है वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। उसके लिए मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी गई 20 ईयर्स। अगर कोई प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल है तो बाय डिफॉल्ट मान लीजिए उसका रिडम्पशन कितने साल में हो जाना है? 20 ईयर्स में। इट मीन्स एट प्रेजेंट इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? रिडीमेबल। इट मीन्स पैसा लिया गया है तो चुकाया भी जाएगा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। इरिडीमेबल कुछ भी नहीं है। आगे, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, किसी बंदे के दिमाग में थोड़ा डाउट चल रहा है यार रिस्क लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, मुझे पैसा इन्वेस्ट जो है वो फिक्स रेट से करना चाहिए या फिर इक्विटी शेयर्स खरीद लूँ। कंपनी ने कहा परेशान काहे हो रहे हो, आपको हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर दे देते हैं। शेयर होल्डर ने पूछा इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, लेकिन 5 साल बाद आपके प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। तो 5 साल तो फिक्स रेट से डिविडेंड लीजिए आप, तब तक आपको भरोसा भी हो जाएगा कंपनी के, प्रॉफिट का आइडिया भी लग जाएगा। 5 साल बाद ऑटोमेटिक आपके प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे या फिर डिबेंचर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, उनको प्रेफरेंस शेयर्स से कन्वर्ट कर दिया जाता है तो डिबेंचर और इक्विटी शेयर्स, तो उनको हम कन्वर्टेबल कहते हैं। जिनके साथ ये कंडीशन नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो होप सो प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स जो हैं ये आपको समझ में आ गए हैं। अगर किसी टाइप में आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए और पूछिए। अब आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं हम किसकी? इक्विटी शेयर की। अब इक्विटी शेयर की डेफिनेशन देखना कितनी मज़ेदार है। The capital of a company divided into number of equal unit. Each unit is called as shares. There are two kind of shares a company can issue. दूसरा उसमें क्या है? इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर की जो डेफिनेशन जो कंपनी जो 2013 में दे रखी है वो है इक्विटी शेयर इज द शेयर दैट इज नॉट ए प्रेफरेंस शेयर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2030। लो जी बात कर लो। शाहरुख खान वो है जो सलमान खान नहीं है, सलमान खान वो है जो शाहरुख खान नहीं है। कुछ इसी तरीके की डेफिनेशन आपको गिवन है इक्विटी शेयर की। कहाँ पे? कंपनीज एक्ट 2013 में। अब जो भी है ठीक है, सर माथे रखेंगे और बेसिकली बात सही भी है। प्रेफरेंस शेयर कौन होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिन्होंने रिस्क नहीं ली हो, फिक्स रेट से उनको डिविडेंड मिलता हो। और इक्विटी शेयर कौन है? जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, इट मीन्स जिन्होंने रिस्क ली है और उनका डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड्स ऑन टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना होता है, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लास्ट में जो भी कुछ बचेगा वो उन्हीं का ही है। आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर्स आर कैरी द मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस।
ठीक है, मैक्सिमम रिस्क है इनके पास और रिवॉर्ड भी क्या है, मैक्सिमम है। भाई रिस्क है तो इसका है, वो हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज देखी होगी आपने, ठीक है। तो रिस्क है तो इसका है, जिसने रिस्क ली है उसको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एक्चुअल प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। आई बात समझ में? इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है ना वो एक्चुअल प्रोप्राइटर होते हैं, क्योंकि रिस्क टेकर यही है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो कोई मतलब नहीं है, फिक्स रेट से डिविडेंड लिए, टाटा बाय बाय, घर निकल लिए। एक्चुअल ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि रिस्क किसने ली है, इक्विटी शेयर होल्डर ने। तो एक्चुअल ओनर अगर वो है तो बिजनेस में जो वोटिंग राइट होगा या मैनेज में पार्टिसिपेट करने का राइट जिनके पास होगा वो कौन होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए कि वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स बैठे हैं या फिर ऑनलाइन बैठे हैं, आजकल चल गया वर्चुअल एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। तो उसमें जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो जिसके पास जितने जितने शेयर्स हैं उसके पास उतने उतने वोट है और वो वोट डालते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, तो वो वोट नहीं डालते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब डिसीजन लिए जाते हैं तो वो इसी बेसिस पे लिए जाते हैं कि मोर देन 50% वोट जब जिस डिसीजन के फेवर में आ जाते हैं वो डिसीजन ले लिया जाता है। ठीक है, मोर देन 50% का मतलब क्या हो गया, मेजोरिटी हो गया। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी बंदे के पास किसी कंपनी के मोर देन 50% शेयर है तो रियल में प्रोप्राइटर वाला फील उसी को ही होता है। आप आज रिलायंस लिमिटेड के कितने भी शेयर खरीद लीजिए, आपको लगेगा आप रिलायंस लिमिटेड के मालिक हैं, बट रियल में मालिक कौन है, अंबानी। क्यों? क्योंकि मोर देन 50% शेयर उनके पास है। आप उनकी बात जो है ना वो काट नहीं पाएंगे। ठीक है, अकेला बंदा वोट लेके बैठा है इतने सारे, उससे ज़्यादा वोट तो आपके पास नहीं है ना, तो कैसे आप लड़ेंगे उनसे, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आपके पास जो शेयर हैं वो इक्विटी शेयर हो, अगर आप वोटिंग राइट एंजॉय करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर हैं तो आप वोटिंग राइट जो है वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डन, ये था इक्विटी शेयर। अब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में हमने हमने कैपिटल को प्रेजेंट किया है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसे प्रेजेंट करते आए हैं, लायबिलिटी साइड में कैपिटल के नाम से। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट में। पार्टनरशिप के केस में एज कैपिटल, बीज कैपिटल, एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल, राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल, मैक्स टू मैक्स कितने होते हैं, 50 होते हैं। तो 50 बंदों की कैपिटल भी हम लिख देते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं होता है तो नोट टू अकाउंट डाल के अलग से लिख देते हैं और टोटल आगे यहाँ पे लिख देंगे, बट पॉसिबल है। कंपनी के केस में कैसे लिखोगे? कंपनी के केस में तो करोड़ों मालिक होते हैं, करोड़ों लोगों का नाम लिखोगे, फिर वो भी स्विच होते रहते हैं, आए दिन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ट्रांसफर होते रहते हैं शेयर्स। तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो कंपनी के केस में सबका नाम नहीं लिखा जाएगा, टोटल कैपिटल जो है वो लिखी जाएगी शेयर कैपिटल के नाम से। किस नाम से लिखी जाएगी, शेयर कैपिटल के नाम से। अब क्या इतना आसान है कंपनी की बैलेंस शीट में कैपिटल लिखना? है तो आसान, बट नया है, अब तक आपने नहीं देखा। तो चलिए समझते हैं अपन कैसे कंपनी की कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में प्रेजेंट की जाती है। उससे पहले कैपिटल के कुछ वेरिएंट समझ लीजिए। सर कैपिटल के वेरिएंट प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स होते हैं? नहीं, वो शेयर होते हैं बेटा। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है कैपिटल से रिलेटेड, वो हम 1 to 1 बात करते हैं। देखिए, जब भी कंपनी का फॉर्मेशन होता है ना, रजिस्ट्रेशन होता है, तो जिसके दिमाग में आइडिया है ना वो कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाता है कि भाई साहब इस टाइप का कोई बिजनेस जो है मैं सेट करना चाहता हूँ, धंधा जो है मार्केट में लेके आना चाहता हूँ। रजिस्ट्रार ने कहा वेरी गुड, लेके आ जाओ। क्या करोगे आप? बोला हम पैसा चाहिए, तो आम पब्लिक से पैसा मैं लूँगा। कंपनी रजिस्ट्रार ने बोला ठीक है ले लो, आम पब्लिक तो भोली भाली है, आप लालच दे के ले लोगे। तो कंपनी रजिस्ट्रार उससे क्या सारी बातें पूछते हैं और 2 डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बीएसटी में आपने नाम भी सुना होगा इनका, क्लास 11th में। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अब कंपनी रजिस्ट्रार जब वो डॉक्यूमेंट उनके प्रिपेयर करता है तो उस डॉक्यूमेंट में उनसे पूछता है, सवाल पूछता है उनसे। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाते टाइम पे खुद ही उसका जवाब ले आते हैं क्योंकि उनको पता होता है ये चीज़ पूछेगा। तो वो पूछते हैं कि आप अपनी लाइफ टाइम में पब्लिक से कितना पैसा जो है कलेक्ट करेंगे। भाई मार्केट से आप कितना भी पैसा लेके आ सकते हैं, आप बोलोगे कि आप कंपनी को और बढ़ाना है और पैसे की ज़रूरत है तो और शेयर आप इश्यू करोगे। आप बोलोगे और बिजनेस को बढ़ाना है तो और शेयर आप इश्यू करो।
तो आप क्या मार्केट से चाहे जब अपनी मर्जी से कितना भी पैसा उठा सकते हो? नहीं, आपको एक फिगर बताना पड़ेगा कि मैक्स टू मैक्स हम इतना अमाउंट जो है मार्केट से रेज करेंगे। उस फिगर को हम कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या कहते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, उनमें मेंशन होती है आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल। इट मीन्स आपको अथॉरिटी मिल गई है, आप अपनी लाइफ में इतने रुपए के शेयर्स जो है वो इशू कर सकते हो, और वो जो वैल्यू है, वो जो फिगर है, वो आपके डॉक्यूमेंट में लिख दी जाती है। दैट्स वाई उसको क्या बोलते हैं अपन? नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, जो नॉमिनल वैल्यू लिखी हुई है, या फिर हम उसको कह सकते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, कि रजिस्टर्ड हो गई है, इतने रुपए के शेयर जो है आप मार्केट में इश्यू कर सकते हैं। ऑथोराइज कहिए, नॉमिनल कहिए, चाहे रजिस्टर्ड कैपिटल कहिए, मतलब सीधा सा है, लाइफ टाइम में एक कंपनी की लाइफ टाइम में जितने रुपए के शेयर एक कंपनी इशू कर सकती है। तो मुझे आज लग रहा है कि आज ना मुझे कंपनी चलाने के लिए ना 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, बट फ्यूचर में बिजनेस बढ़ाने के लिए मुझे 5 लाख का 50 लाख भी बनाना पड़ सकता है। तो अब मैं कितना लिखूं? तो भाई फ्यूचर में और ज़रूरत पड़ सकती है, तो आज ही क्या करो, 50 लाख रुपए लिख लो। सर 5 करोड़ लिख दूं क्या? 50 करोड़ लिख दें, कौन मना कर रहा है? लेकिन जितनी ज़्यादा आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, वो स्टैम्प पेपर भी उसी के अकॉर्डिंग खरीदने पड़ते हैं आपको। भाई एग्रीमेंट छोटा तो छोटा स्टाम्प पेपर, एग्रीमेंट बड़ा तो बड़ा स्टाम्प पेपर। तो अगर किसी के 500 रुपये भी एक्स्ट्रा लग रहे हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो वो नेसेसरी खर्च नहीं करेगा। उसको पता है यार मेरा 5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट है, मेरा काम चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी तो भी 50 लाख तक जाएगी, मैं काय को 5 करोड़ लिखवाऊंगा, काय को 50 करोड़ लिखवाऊंगा। तो ऑथोराइज कैपिटल जो आपको रिक्वायर्ड कैपिटल होती है उससे थोड़ा सा बढ़ा के आप लेके चलते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई भी नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि 2 रुपये भी फालतू के लगे तो कोई भी नहीं लगाना चाहता। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इशूड कैपिटल की। इशूड कैपिटल क्या होती है? अब कंपनी जो है ना अपनी लाइफ टाइम में, मान लो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, कंपनी ने कहा कि हम ना 1000 शेयर्स की इशू करेंगे मार्केट में 100 रुपये वाले। इट मीन्स हमारी लाइफ में हमें 1 लाख रुपए से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे ज़्यादा का फंड हम मार्केट से रेज नहीं करेंगे। अब स्टार्टिंग में जैसे ही बिजनेस स्टार्ट होगा उसी टाइम पे तो कंपनी इतना रुपया नहीं लेगी। कंपनी बोलेगी अभी तो हमें 500 शेयर इशू करने से काम चल जाएगा 100 रुपये वाले। तो ये कितना होता है? 50,000। तो कंपनी ने मार्केट में 50,000 के शेयर इशू कर दिए, ऑफर दे दिया कि आइए और कंपनी के ये शेयर्स खरीद लीजिए। वो इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। अच्छा, कितने शेयर कंपनी और इशू कर सकती है? सर कंपनी 500 शेयर्स और इशू कर सकती है एट द रेट 100 ईच। इट मीन्स 50,000 के शेयर्स कंपनी और इशू कर सकती है, अभी तक किए नहीं है। तो इसको हम कहते हैं अनइशूड कैपिटल। क्या कहते हैं इसको? अनइशूड कैपिटल। ऑल्दो ये पार्ट नहीं है, हमारा जो पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इशूड कैपिटल को आगे खींचते हैं। फिर आपने पब्लिक को इशू तो कर दिए 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, बट आपको पता है कि इंटरेस्टिंग बात, कंपनी ने 500 शेयर इशू किए और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये। तो कंपनी इशू करते ही शेयर होल्डर को नहीं बोलती कि लाओ पूरे 100 रुपीज़ एक साथ दे दो। सम टाइम ये होता है कि ये पैसा जो है डिवाइडेड होता है 2 में, इंस्टॉलमेंट में, 3 में या फिर 4 में। तो मान लो कंपनी ने डिवाइड कर रखा था इसको 20, 30, 30, 20 कि 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा लेंगे। पहले इंस्टॉलमेंट 20 रुपये की होगी, दूसरी 30 की, तीसरी 30 की और चौथी 20 की। ठीक है, जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे हम पैसा आपसे कलेक्ट करते रहेंगे। तो यहाँ पे जाने से पहले एक चीज़ ये भी देख लीजिए, अब कंपनी ने इशू कितने किए? 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच। मार्केट में पब्लिक में हाहाकार मच गया कि वाह वेरी गुड, बहुत अच्छी कंपनी आई है, यहाँ मुझे भी पैसा इन्वेस्ट करना है, मुझे भी करना है। तो पूरे के पूरे 500 शेयर्स जो हैं 100 रुपये वाले पब्लिक ने क्या कर लिए? सब्सक्राइब कर लिए। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी हो गई? 50,000। कितनी हो गई? 50,000। तो समझिए, ऑथोराइज कैपिटल थी आपकी 1 लाख रुपए के शेयर इशू कर सकते हैं, आपने कितने किए? 50,000 के। पब्लिक ने कितने खरीदे? पूरे 50,000 के। अब इस 50,000 में से कंपनी ने, जिस डेट को आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट तक कंपनी ने सिर्फ यहाँ तक ये पैसा मांगा है। कहाँ तक पैसा मांगा है? यहाँ तक की। ये पैसा अभी तक नहीं मांगा गया है, कंपनी ने सिर्फ 50 रुपये ही मांगे हैं। तो कंपनी क्या कहेगी? अब तक हम 500 इंटू 50, इट मीन्स 25,000 रुपये जो है मांग चुके हैं। अनकॉल्ड
कितना नहीं मांगा है हमने? 500 शेयर्स पे, हर एक शेयर पे 50 ईच, इट मीन्स 25,000 रुपये जो है हमने अभी तक नहीं मांगा है। तो कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल जो है ये आपको समझ में आ गई। और आगे बढ़ते हैं। हमने तो पब्लिक से मांग लिए कितने रुपए? 20 और 30 रुपए। लेकिन एक बंदा था रामू। कौन था? रामू। रामू के पास 2 शेयर थे। कितने शेयर थे? 2 शेयर थे। ठीक है, रामू ने ये 20 रुपए तो दे दिए, 30 नहीं दिए। इट मीन्स 2 इंटू 30। रामू कितने रुपए रोक के बैठा है? 60 रुपए रोक के बैठा है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। इन 500 में से अगर रामू के 2 शेयर में छोड़ दूं तो 498 शेयर्स जो हैं उनके ऊपर मुझे कितना पैसा रिसीव हो चुका है? उनके ऊपर मुझे रिसीव हो चुका है 50। ठीक है, कितना रिसीव हो चुका है? 50। लेकिन यहाँ पे नॉट फुली पेड में मैं क्या कहूँगा? अभी नॉट फुली पेड में मैं कहूँगा 200 एट द रेट 50, 100 माइनस कॉल्स इन एरियर 2 एट द रेट 30, कितना? 60, तो 40। तो ये क्या है? नॉट फुली पेड है। कुछ शेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर कंप्लीट अमाउंट जो है आपको रिसीव नहीं हुआ है, उनको हम क्या कहेंगे? नॉट फुली पेड अप। ठीक है, अब इनके ऊपर क्या पूरे 100 रुपीज मांग लिए गए थे? नहीं मांगे गए थे। तो एक यहाँ पे चेंजेस ये हुआ है इस बार कि ये जो 498 इंटू 50 है, इनको भी इसी कैटेगरी में दिखाते हैं। 40 यहाँ पे आ गया। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में जो है वो हम 0 दिखाएंगे, क्योंकि कंडीशन क्या होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में दिखाने के लिए कि जो शेयर है उनके ऊपर पूरा पैसा मांग लिया है कंपनी ने, साथ ही साथ पूरा पैसा जो है कंपनी को रिसीव भी हो गया है। अगर एक भी कंडीशन में से फुलफिल नहीं होती है, अब यहाँ पे क्या था? पूरे के पूरे शेयर्स थे सर मार्केट में, लेकिन उन पे पूरे पे अभी मांगा ही नहीं गया पूरा पैसा ही। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में तो क्या आएगा? 0। और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में ये 40 तो आएगा, ये भी आएगा। चलिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये प्रैक्टिकल जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी मैं आपको अच्छे से इसको क्लियर कर पाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या जान लेना? ऑथोराइज्ड कैपिटल आपको समझ में आ गई है, इशूड आ गई है, सब्सक्राइब्ड आ गई है, सब्सक्राइब्ड में कॉल्ड अप आ गई है, कॉल्ड अप में फिर पेड अप एंड नॉट फुली पेड अप आपको समझ में आ गई है। इससे के बाद कुछ टाइप और है, कुछ वेरिएंट और है कैपिटल के। कैपिटल से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी आपको मिलेगी कैपिटल के आसपास घूमने वाली, जिनके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिजर्व कैपिटल की। किसकी बात कर रहे हैं? रिजर्व कैपिटल की। आपने कहा सर कंपनी जो है ना 500 शेयर इशू किए, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये, और कंपनी ने इनको डिवाइड कर दिया 20, 30, 30, 20। अब कंपनी क्या कह रही है? हम जो है ना 20 मांग लिए, 30 मांग लिए, 30 मांग लिए, ये जो 20 रुपये है ना ये मांगेंगे ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? 100 रुपये का एक शेयर है जिसमें से 20 रुपये कंपनी लेगी नहीं शेयर होल्डर से। हाँ, तो शेयर होल्डर के तो मजे हो गए। 100 का शेयर उसको कितने में मिल गया? 80 में। कंपनी ने बोला रुको जरा, ठहरो, ये 20 रुपीज़ आपका नहीं है, ये है कंपनी का, लेकिन कंपनी आपसे लेगी नहीं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो कंपनी ले सकती है। ज़रूरत पड़ी तो अगर कंपनी की अपोजिट सिचुएशन आ जाए, बुरे दिन आ जाए कंपनी के, तो उस सिचुएशन में ये पैसा कंपनी आपसे मांग सकती है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि कंपनी ने अपने बुरे समय के लिए आज ही एक फ़ंड तैयार करके रख दिया है, और वो फंड कंपनी ने अपने पास तैयार करके नहीं रखा, मालिकों के पास छोड़ दिया कि चलो आपके पास पड़ा है पैसा, संभाल के रखना इसको, ये कंपनी की धरोहर है। ठीक है, अगर कंपनी के खुदा ना खास्ता बुरे दिन आ जाए तो कंपनी आपसे ये पैसा ले सकती है, अदरवाइज ये पैसा जो है आप संभाल के रखो, क्योंकि आप भी मालिक ही हो। हरी बात समझ में? अगर कोई भी कंपनी ऐसा करेगी तो शेयर होल्डर को क्या होगा सर? ट्रस्ट होगा, बढ़ेगा कि यार वाह क्या कंपनी है, रिजर्व बना के रख रही है, मतलब ये कभी डूबने वाली नहीं है, क्योंकि इसके पास सेविंग्स तैयार पड़ी है। और सेविंग भी ऐसे नहीं है कि भाई कोई खा के भग जाएगा, हमारे पास ही पड़ा है थोड़ा 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 पैसा। तो शेयर कैपिटल का एक पार्ट जो कंपनी सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप पे या लिक्विडेशन के टाइम पे ही मांग सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल। क्या कहते हैं उसको? रिजर्व कैपिटल। पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल विच शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट
एंड फॉर द पर्पज ऑफ द कंपनीज बीइंग वाउंड अप। अगर कंपनी बंद होने की सिचुएशन में आ जाए तो ही ये पैसा जो है मांगा जा सकता है, अदरवाइज ये पैसा कभी भी नहीं मांगा जाएगा। मज़ा आया? सही लगा? चलिए, तो सही लगा तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कैपिटल रिजर्व की और बात कर लेते हैं अपन, इसकी बात कर लेते हैं अपन आज, कैपिटल रिजर्व की बात कर लेते हैं। ये रिजर्व कैपिटल है, ये कैपिटल रिजर्व है। सिर्फ नाम क्या हुआ है, स्विच हुआ है, लेकिन बिल्कुल वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। दोनों का आपस में कोई लेन देन ही नहीं, दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है, और दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है क्योंकि नाम दोनों क्या है, सेम से लग रहे हैं, बट बहुत अलग है भाई, बहुत अलग है। इसका कैपिटल से कोई लेना देना ही नहीं है कैपिटल रिजर्व का। कैपिटल रिजर्व तो क्या कहता है, आपने कितने के शेयर इशू किए, कितने रुपए पे इशू किए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप तो कंपनी के जो डेली रूटीन में, कंपनी की बात कर लो, पार्टनरशिप की बात कर लो, या सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करो, तो रूटीन लेवल पे आप जो भी कुछ कमा रहे हो उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। बट सम टाइम कुछ ऐसे प्रॉफिट आप कमा जाते हो जो आपके रूटीन एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है। लाइक आपके पास एक मशीनरी पड़ी थी, पुरानी हो गई, जिसकी बुक वैल्यू जो थी वो थी 50,000 रुपये, और आपने उसको मार्केट में 80,000 में किसी को चिपका दिया। 50,000 रुपये उसकी बुक वैल्यू थी, चिपका कितने में दिया, 80,000। वो मशीन बेचना क्या आपका बिजनेस है? नहीं, हमारा बिजनेस तो फर्नीचर का है। वो मशीन काम में नहीं आ रही थी, बेच दिया, बेचने से प्रॉफिट भी हो गया। ये वाला प्रॉफिट जो है ना, इसको कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। इसको P&L की तरफ मत लेके जाइए आप, इसको कहाँ डाल दीजिए, एक बॉक्स में डाल दीजिए जिसका नाम क्या है, कैपिटल रिजर्व। अच्छा, और भी कोई ऐसा इंसिडेंट है जब कैपिटल रिजर्व जनरेट होता है? हाँ, एक बिजनेस खरीदा आपने, उस बिजनेस में टोटल एसेट्स थी 1 लाख की, लाइबिलिटी थी उस बिजनेस में 20,000 की, तो वो बिजनेस कितने में खरीदना चाहिए था आपको, 80,000 में, और आपको वो बिजनेस लग गया हाथ 60,000 में। कितने में मिल गया, 60,000 में। 80,000 का बिजनेस 60,000 में हमने खरीद लिया, यहाँ पे अगेन 20,000 का प्रॉफिट डाल दो उस बॉक्स में। ठीक है, एक बॉक्स तैयार हो रहा है जिसका नाम क्या है, कैपिटल रिजर्व। क्या सर इसी बॉक्स में पड़ा रहेगा ये पैसा? सम टाइम आपको कैपिटल लॉस भी तो हो जाते हैं। कोई मशीन थी, उसकी बुक वैल्यू थी 50,000 की, बट 30,000 में आपने उसको बेच दिया, 20,000 का नुकसान हो गया। अब ये नुकसान की भरपाई कहाँ से होगी, P&L के पास जाओगे ना, वो मन भगा देगा। वो बोलेगा जब प्रॉफिट होता है ऐसी एक्टिविटीज से तो हमारे पास नहीं आते, तो लॉस के केस में भी हमारे पास आने की जरूरत नहीं, उस बॉक्स में से निकाल लो। तो कैपिटल रिजर्व नाम करके जो बॉक्स आपका तैयार होता है वो रिजल्ट होता है किसका, कैपिटल प्रॉफिट्स का। उसका यूज क्या है, अगर कोई कैपिटल लॉस आपको होता है तो उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए आप उसको यूज में ले सकते हो, अदरवाइज उस बॉक्स को आप छेड़ ही नहीं सकते। उस बॉक्स को आप तभी छेड़ सकते हो जब कंपनी के बुरे दिन आ गए हो, बंद होने की कगार पे कंपनी आ गई है, तो अलग से एक बॉक्स प्रिपेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिजर्व। रिजर्व दैट आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, किसकी हेल्प से बनता है, आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व इज द रिजर्व दैट इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। ये फ्री नहीं है कि मालिकों में बांट दिया आपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड, ना ना ना, रेगुलर कोर्स में आपने नहीं कमाया ये प्रॉफिट। एग्जाम्पल, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो इनमें से कोई भी टाइप का प्रॉफिट जो है वो आपने नहीं सुना। मैंने जो आपको प्रॉफिट बताया था, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट से जो कुछ प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, वो यहाँ ट्रांसफर होता है। उसके अलावा एक और समझ सकते हो, बाकी आपके सिलेबस में आएंगे ये, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं बताता जाऊँगा। ये वाला प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, बिजनेस जो है ना उसका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो तो देखो चलता रहेगा। आइडिया आ गया, पैसा आ गया, सर्टिफिकेट आता रहेगा, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कहती है आप माल खरीदना बेचना तो चालू करो, बाकी सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू होते रहेंगे। सर्टिफिकेट इश्यू होने से पहले 1 महीने तक आप बिजनेस कर चुके थे, अब आज से आपकी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेशन में आई है, एग्जिस्टेंस में आई है, अस्तित्व में आई है। तो इस इनकॉर्पोरेशन में आने से पहले का जितना भी प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट जो है वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाता है वो, कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। उस प्रॉफिट को भी हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। उसके अलावा प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, ये सारी बातें जो है अपन कंपनी में करेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें आपके सामने आती रहेगी प्रैक्टिकली, और हम उनको ट्रांसफ़र भी करेंगे कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। एक चीज़ और पढ़ते हैं यहाँ पे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है। देखिए कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है ना, यहाँ पे मैंने क्या कहा, 500 शेयर इशू किए कंपनी ने, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100, ठीक है,
और स्टार्टिंग में कंपनी ने क्या कहा था, जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो आप कितनी देंगे हमें, 20 रुपये। मार्केट में गए शेयर, पब्लिक का जिसका इंटरेस्ट था उसने शेयर खरीद लिए, लेकिन पूरे 500 शेयर नहीं बिके, सिर्फ 400 ही बिके। इट मीन्स आपके पास कितना पैसा है इनिशियल लेवल पे, 400 इंटू 20, 8,000 रुपीज। और आप क्या सोच के बैठे थे, 500 इंटू 20 कितना आएगा हमारे पास, 10,000। कि इनिशियल लेवल पे हमें 10,000 रुपये की ज़रूरत है, उसके बाद धीरे धीरे हम सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट मांग लेंगे। इनिशियल लेवल पे आपको ज़रूरत है 10,000 की, लेकिन आपके पास आया कितना, 8,000। तो जो काम करने के लिए 10,000 रुपये की ज़रूरत है, अगर वो काम आप 8,000 रुपये में करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है गड़बड़ा हो जाए। मारवाड़ी में कहावत है, ओछी पूंजी धनी न खाए। मतलब बिजनेस करने के लिए जितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है उतना इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। अगर उससे कम इन्वेस्टमेंट होगा तो वो बिजनेस जो है वो गर्त में जाएगा, बिजनेस गर्त में जाएगा तो आम जनता गर्त में जाएगी। तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अगर आप पब्लिक से फंड रेज करना चाहते हैं आप कीजिए, लेकिन आपने जितने भी शेयर इशू किए हैं उन शेयर्स में पब्लिक का इंटरेस्ट होना जरूरी है। और वो इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 90%। कितना होना चाहिए, 90%। इट मीन्स 500 शेयर्स अगर आपने इशू किए हैं तो 500 का 90% कितना होता है, 450। तो 450 एट द रेट 20, 9,000। तो कम से कम आपके पास शेयर इशू करते ही 9,000 रुपये आने चाहिए। जो काम करने के लिए 10,000 चाहिए, 9,000 तक आप काम चला सकते हैं, एडजस्टेबल है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ 8,000 ही आया तो काम नहीं चला सकते, फिर भी अगर आप कंटिन्यू करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, नुकसान में ही जाएगी कंपनी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ये पैसा आप वापस क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो इसको कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि इतने शेयर आपके सब्सक्राइब होने जरूरी है, पब्लिक का इंटरेस्ट उनमें होना जरूरी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एज द मिनिमम अमाउंट दैट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड। अब जो प्रोस्पेक्टस होता है ना कंपनी का, उसमें मेंशन होता है, कंपनी कहती है ये चीज़ कि जरूरत हमें 10,000 की, लेकिन हमारा काम 5,000 से भी चल सकता है। अगर कंपनी ने ऐसे कह दिया, उस केस में कंपनी के पास 500 नहीं 250 एप्लीकेशन आ गई तो भी कंपनी आगे फर्दर प्रोसीड कर सकती है। बट अगर ये मिनिमम फिगर जो है कंपनी ने नहीं यहाँ पे बता रखा था, ठीक है, unless the sum payable on application for the sum so stated minimum subscription has been paid and received by the company by check or other instrument, security cannot be allotted। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कंपनी ने या तो कंपनी क्या होगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट सेट करके रखेगी, और अगर नहीं करे तो ये बाय डिफॉल्ट कितना है, बाय डिफॉल्ट ये है 90%। कितना है, 90%। अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को रिसीव नहीं होता है तो कंपनी इमीडिएटली वो पैसा क्या कर देगी, वापस रिटर्न कर देगी। कंपनी वो शेयर जो है मार्केट में इशू नहीं कर सकती। ठीक है, आ गई बात समझ में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन डिटेल भी हम पढ़ेंगे आगे जब अकाउंटिंग की बात होगी। हाल फिलहाल आप रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व जो है ये दिमाग में फीड करके रख लें, सेट करके रख लें। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि कंपनी की बैलेंस शीट में इस शेयर कैपिटल को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। बड़ा सिंपल है सर, लाइबिलिटी साइड तो हमें दिख ही नहीं रही, दो साइड तो हमें दिख भी नहीं रही, बेटा दिखेगी भी नहीं। वो इसलिए नहीं दिखेगी कि कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं बनती है, वो वर्टिकल में बनती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, ये आपकी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के बाद आपकी एसेट, यूं जा रही है लाइन। इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। अगर ये कुछ ऐसा हो तो ये लाइबिलिटीज, उसके बाद ये एसेट, इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट जो है ना वो कुछ इस तरीके से बनती है, ना कि इस तरीके से। तो पहले कौन सी साइड आएगी आपकी, लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड को आप क्या कहेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, नॉट ओनली लाइबिलिटीज। साइड का नाम क्या होगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसमें भी क्या है कि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह आपको फ्रीडम नहीं है कि लाइबिलिटी साइड में किसी भी लाइबिलिटी को कहीं पे भी लिख दिया पहले या बाद में, नहीं। यहाँ पे कुछ मेजर हेड बनाए गए हैं। उन्हीं मेजर हेड में से सबसे पहला हेड क्या है आपका, शेयर होल्डर्स फंड। फिर मेजर हेड के भी सब हेड हैं, ठीक है। मींस एक अलमारी दे दी है आपको, दो अलमारी दे दी, एक इक्विटी एंड लाइबिलिटी और एक एसेट। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में अलमारी में 4 पार्टीशन हो गए,
उस पार्टीशन के अंदर भी इंडिविजुअल छोटे छोटे और पार्टीशन हैं। तो जो सबसे पहला आपका मेजर हेड होता है वो है शेयर होल्डर्स फंड, ये पहला पार्टीशन। उसमें एक पार्ट होता है ए, शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल को लिख के यहाँ पे करंट ईयर की शेयर कैपिटल और यहाँ पे प्रीवियस ईयर की शेयर कैपिटल। अब अगर कोई जानना चाहे कि इस कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, अब तक कितने इशू किए जा चुके हैं, कितने उसमें से कॉल्ड अप है, कितने पेड अप है, तो उसके लिए उसको देखना होगा नोट टू अकाउंट नंबर 1। अच्छा सर, आप ये जो बातें बता रहे हो कि इसी सिस्टम में होनी चाहिए, इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए, सारी बातें कहाँ लिखी हुई है? ये कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3, क्या है? शेड्यूल 3 है, जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। और शेड्यूल 3 के भी पार्ट 1 में, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। और इसका क्या है, ये पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो बात करेंगे उसकी भी। बट हाल फिलहाल कुछ सवाल है आपके कि शेयर कैपिटल से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल कहाँ मिलेगी, तो बैलेंस शीट के अलावा एक बनता है आपका नोट टू अकाउंट। ये है आपका नोट टू अकाउंट नंबर 1, यहाँ पे डिटेल आती है, तो ये समझना है आपको। ये कहता है कि शेयर कैपिटल में सबसे पहला पार्ट होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, कि कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है। तो हमारा जो एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल को ही लेके चलते हैं। 1000 शेयर कंपनी इशू कर सकती है, एक शेयर की वैल्यू थी 100 रुपये, तो कंपनी की जो ऑथोराइज कैपिटल हो गई है वो हो गई है 1,00,000 रुपया। इशूड कैपिटल, कंपनी ने आज तक 500 शेयर जो है वो इशू कर दिए 100 रुपये वाले, तो कंपनी की जो इशूड कैपिटल है वो हो गई 50,000। अब इशूड में से भी सब्सक्राइब्ड, अब सब्सक्राइब्ड के दो पार्ट हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ये समझ लीजिए ध्यान से। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में रिकॉर्ड करने के लिए दो कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली, ठीक है, 100% कॉल्ड अप। दूसरी, 100% पेड अप। हमने जो एग्जाम्पल लिया था याद कीजिए, क्या हमने पूरा पैसा मांग लिया था? नहीं सर, हमारी तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी, 500 में से 100 रुपये लेने थे, 100 में से कंपनी ने जो है अभी तक 20 एंड 30 यही पैसा मांगा था, बाकी आगे का पैसा तो मांगा ही नहीं था, तो फुली कॉल्ड अप नहीं है, तो यहाँ पे 1 रुपया भी हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या कर जाएंगे, डैश डैश, ठीक है। अगर पूरा पैसा आप मांग भी लेते और कुछ शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं आया, तो जिनका पैसा नहीं आया उनको छोड़ के बाकी आप यहाँ पे लिख सकते थे, बट यहाँ पे तो कोई भी एक भी शेयर जो है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में हम यहाँ पे आप जो डिटेल देंगे वो आप समझिए। हमारे पास टोटल 500 शेयर्स थे, एक शेयर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 50 थी, 100, बट मांगी कितनी है हमने, 50 मांगी है, तो हमारा जो अमाउंट बनता है वो बनता है, यहाँ लिख देता हूँ 25,000 रुपीज, ठीक है। कॉल्स इन एरियर, एक बंदा था जिसके पास कितने शेयर्स थे, दो शेयर, और कितने रुपए नहीं दिए उसने, 30 रुपीज नहीं दिए, तो यहाँ पे 60 रुपीज हमें नहीं मिला। एक होता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इसकी बात अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, बाकी थोड़ा सा सुन लीजिए इसके बारे में। क्या है कि रामू जी जो है वो पैसा नहीं दे रहे, तो कंपनी क्या थोड़े टाइम तक रामू जी का इंतजार करेगी, फिर ये थोड़े टाइम बाद गाना गाएगी, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ठीक है। तो जब खबर नहीं आएगी यार की, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, यार को नोटिस भेजेगी, नोटिस भेजेगी कि यार पैसा दे दे, नहीं देगा तो तेरे शेयर जो है वो जब्त कर लेंगे। और कंपनी ने कुछ ऐसा ही किया, कंपनी ने कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि यार की कोई खबर नहीं आई और कंपनी ने यार के शेयर जो है वो जब्त कर लिया। अब जब्त करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यार के पास से जो भी पैसा आया हुआ था ना 20 रुपये, यार को कहा भूल जा, अब नहीं मिलेगा ये पैसा तुझे वापस, और ये शेयर हम किसी और को इश्यू कर देंगे। अब वो शेयर जो है वो बेसिकली आपके क्या हो गए हैं, कैंसिल ही हो गए हैं ये 2 शेयर। तो यहाँ पे आप 498 की डिटेल देंगे हमेशा, यार से रिलेटेड ना कॉल सिनेरियो रहा ना कुछ और रहा, ठीक है। बट
फिर भी सर इससे पैसा तो आया हुआ पड़ा था ना, 2 इंटू 20 40 40 रुपये, उसका क्या करेंगे? वो एक अलग पाउच में डाल दिया जाता है जिसका नाम होता है शेयर फॉर फीचर। अगर ऐसा कोई अकाउंट पड़ा है, जब्त किया हुआ कुछ पैसा पड़ा है, तो उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास इस एग्जाम्पल में कुछ ऐसा है नहीं है। हमारी जो सिचुएशन है वो ये है, 25,000 में से 60 रुपीज़ छोड़ दीजिए, बाकी पैसा जो है वो हमें रिसीव हो गया है, तो वो होता है 24,940। ये पैसा जो है ना 24,940, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। आई बात समझ में? तो नोट टू अकाउंट में हम क्या डिटेल देते हैं, कंपनी कितने शेयर इश्यू कर सकती है, कितने कर दिए, जो किए हैं उनमें से क्या कितने शेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरे 100 मांग लिए गए हैं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। अच्छा, कितने शेयर ऐसे हैं जिन पे 100 मांग लिए गए, साथ के साथ पूरे 100 आ भी गए हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। जब मांगे नहीं गए 100 तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे लेके चलेंगे 500 इंटू 50 मांगे, जिसमें से भी 2 के पैसे हमें नहीं मिले हैं। तो हमारे पास जो टोटल पैसा आया वो आया 24,940। अब यहाँ पे जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, और जैसे मैंने इसको कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया वैसे ही आप कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे, इसका नोट टू अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और ये अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि सर मैंने ये कंप्लीट कर लिया नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले। अदरवाइज कंप्लीट जिनका नहीं होता है उनके इससे हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।